हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज अपना जो ये 4 सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसका जो 9th चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है अपना मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड फोर्स बाय यूजिंग सूटेबल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस यूजिंग ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर अपन जिस ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे वो है अपना स्ट्रेन गोज ट्रांसड्यूसर। तो स्ट्रेन गोज की सहायता से अपन किस प्रकार स्ट्रेन या स्ट्रेस को अपन मेजर कर सकते हैं, वो अपन इस सेशन में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि स्ट्रेन गॉज क्या होता है। तो स्ट्रेन गॉज इज ए रजिस्टर यूज्ड टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेन गेज क्या है? एक प्रकार का रजिस्टर है जो कि स्ट्रेन को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। When an external force is applied on an object due to which there is a deformation occurs in the shape of object. This deformation in the shape is both compressive or tensile is called strain. It is measured by the strain gauge. तो जैसे ही अपन किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन होने लगता है, मतलब उसकी जो शेप है वो चेंज होने लगती है। और ये जो शेप में जो परिवर्तन हो रहा है वह आपका जो यहाँ पर फोर्स है वो कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। दोनों प्रकार के फोर्स से यहाँ पर आपका वो डिफॉर्मेशन वहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो सकता है। तो उस डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। और उस चेंज इन रेजिस्टेंस को फिर अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन या स्ट्रेस। When an object deforms within the limit of elasticity, either it becomes narrower or longer, or it becomes shorter or broadens. As a result of it, there is a change in resistance. जैसे ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप में परिवर्तन होगा, उसका डिफॉर्मेशन होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस में भी प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो गॉस फैक्टर की जो इक्वेशन होती है वो है द गॉस फैक्टर स्ट्रेन गॉज इज गिवन बाय द इक्वेशन GF मतलब गॉस फैक्टर इक्वल टू डेल्टा R अपॉन RG अपॉन E, जहाँ पर डेल्टा R क्या है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेन, या जो भी आपका रेजिस्टेंस में परिवर्तन आया वो। RG है आपका रेजिस्टेंस ऑफ गोज बिफोर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है जब आपने फोर्स अप्लाई किया या स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन अप्लाई किया, उससे पहले का रेजिस्टेंस है ये RG। और E क्या है आपका, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, जो आप स्ट्रेन वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उस स्ट्रेन का अमाउंट या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अपन 3 प्रकार के यहाँ पर ब्रिज मेथड यूज़ करते हैं, या अपन देखें तो 3 प्रकार के सर्किट अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं स्ट्रेन गोज की सहायता से स्ट्रेन को मेजर या स्ट्रेस को मेजर करने के लिए। क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गोज सर्किट एज शोन इन द डायग्राम बिलो, द imbalance is detected by the voltmeter in the center of the bridge circuit। तो सबसे पहले जो क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गोज सर्किट है, तो इसका डायग्राम अगर आप देखें तो ये आपका क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गोज सर्किट है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो अपना ब्रिज होता है वीटी स्टोन ब्रिज, उस ब्रिज की एक आर्म में अपन क्या करते हैं, जो स्ट्रेन गोज है उसको अपन यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इस स्ट्रेन गोज के ऊपर आप कोई स्ट्रेस आएगा, कोई स्ट्रेन आएगा, तो इस स्ट्रेन गोज का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो क्या करेगा, इस ब्रिज को अनबैलेंस कर देगा। तो जैसे ही आपका ब्रिज अनबैलेंस होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका अनबैलेंस होने की वजह से जो वोल्टेज डिफरेंस आपका आया इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य,
उसको ये जो आपका वोल्ट मीटर है क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। और ये जो वोल्ट मीटर है ये आपको फिर स्ट्रेन के रूप में आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस R2 will be restored, hence adjustable. The value of this resistance is made equal to the strain gauge resistance without application any force. The resistance R1 और R3 will have equal values. तो जो अपोजिट आर्म्स होती हैं R1 और R3 जो आपके आर्म हैं ये इक्वल होंगे, और R2 और R4 को अपन इक्वल कर लेंगे किसकी सहायता से, जब अपन ने कोई भी इस स्ट्रेन गेज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है। उस स्थिति में अपन ये जो आपका R2 रेजिस्टेंस है क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, इसकी वैल्यू अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो R2 इक्वल टू R4 कर लेते हैं अपन, R2 की वैल्यू चेंज करते हुए। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, जब आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस स्थिति में। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो अपना ब्रिज सर्किट है उसकी एक आर्म में अपन स्ट्रेन गेज को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, thus according to Wheatstone bridge principle, the entire circuit will be balanced and the net force will be zero, thus the strain will also be zero. Now provide a compression or tension on the conductor and the circuit will be imbalanced. Thus you will get a reading at the voltmeter, thus the strain produced in response to the measured variable is known as quarter ब्रिज सर्किट। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जब पहली स्थिति अपन ने देखी, जब अपन ने कोई भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं किया, उसकी स्थिति में क्या होगा, आपका ब्रिज बैलेंस होगा और जो टोटल आपको जो आउटपुट मिलेगा वोल्टमीटर के अंदर वो जीरो मिलेगा। इसलिए वहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका स्ट्रेन या स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप उस स्ट्रेन गेज के ऊपर कोई टेंशन या फोर्स आप वहाँ पर स्ट्रेस आप वहाँ पर अप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि उस जो स्ट्रेन गेज है उसका रेजिस्टेंस वहाँ पर परिवर्तित होगा, चेंज होगा, और उसके आधार पर जो आपका है ब्रिज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ब्रिज अनबैलेंस होगा तो वोल्टमीटर में आपको रीडिंग मिलेगी, और जो वो रीडिंग है उसको फिर अपन स्ट्रेन के रूप में और कैलिब्रेट कर लेते हैं, और स्ट्रेस या स्ट्रेन को अपन वहाँ पर इस प्रकार क्वार्टर ब्रिज सर्किट की सहायता से यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वार्टर ब्रिज का सर्किट था। इसके बाद जो दूसरा सर्किट है वो है हाफ ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें अपन दो आर्म होती हैं, उन दोनों आर्म के अंदर स्ट्रेन गेज लगाते हैं। ठीक है, तो एक पे जो स्ट्रेन गेज है, एक पे जो आपका यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा होगा, स्ट्रेन लग रहा होगा, कंप्रेसिव होगा, दूसरा टेंसाइल होगा। दोनों मतलब दोनों स्ट्रेन गेज भी जो फोर्स होंगे वो अपोजिट इन नेचर होंगे। ठीक है, तो as shown in the circuit there are two strain gauges connected. If one of them does not respond to the strain produced, it becomes a quarter bridge circuit. तो यदि अगर कोई एक स्ट्रेन वहाँ पर आपका वर्क नहीं करता है, रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फिर ये आपका एक क्वार्टर ब्रिज सर्किट बन जाएगा। If both of them respond in such a way that both the strain gauges experience opposite force, it become a half strain gauge circuit. तो यदि अगर दोनों स्ट्रेन गेज पर अपोजिट फोर्स लग रहा है तो फिर अपन इसको कहेंगे कि ये कौन सा सर्किट है, हाफ ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट। बाय अपोजिट फोर्स वी मीन दैट ए कंप्रेशन ऑन द अपर स्ट्रेन गेज मेक्स ए स्ट्रेच ऑन द लोअर स्ट्रेन गेज, thus causes the both the gauges to make a better response to strain, thus increase the response of the bridge to the applied force. As the both strain gauges act opposite and proportional to the response to the change in temperature will be cancelled, thus reducing the error due to it. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दो अपन स्ट्रेन गेज अपन यहाँ पर अप्लाई लागू कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण जो एरर आ रही थी वो एरर यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए अपन यहाँ पर दो स्ट्रेन गेज का यूज कर रहे हैं।
बाकी जो वर्किंग है वो सेम है कि जैसे ही आप वहाँ पर स्ट्रेन गेज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे या स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर उस स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आपका जो ब्रिज है अनबैलेंस होगा, और वो जो ब्रिज अनबैलेंस होने के कारण आपको जो वोल्टमीटर है उसमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो उस आउटपुट के आधार पर फिर अपन वहाँ पर स्ट्रेन या स्ट्रेस को कैलिब्रेट या मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हाफ ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट है उसका डायग्राम है, उसका जो सर्किट है वो किस प्रकार कनेक्ट होगा ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है। इसके बाद थर्ड है आपका जो सर्किट, वह है फुल ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट। तो फुल ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट में क्या करते हैं अपन, जो ब्रिज की जो चारों आर्म होती हैं वहाँ पर अपन स्ट्रेन गेज को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये अपन कहें कि अपना जो हाफ ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट है उसके जो दो आर्म्स थी जो राइट हैंड साइड में, उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्ट्रेन गेज का आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों स्ट्रेन गेज क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा इस केस में। इन द केस ऑफ सेंसिटिविटी, ए हाफ ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट इज मोर सेंसिटिव दैन ए क्वार्टर ब्रिज सर्किट। The sensitivity can be increased if all the elements of bridge are active. Such a circuit is called full bridge strain gauge circuit. ठीक है, तो यदि अगर अपन चारों जो आर्म्स हैं उन चारों आर्म्स में अपन स्ट्रेन गेज कनेक्ट कर दें तो वो फिर आपका कहलाएगा फुल ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट। The circuit is also advantageous in the fact that it can be used to bond the complementary pairs of strain gauge to the testing specimen. Thus, this is considered to be the best bridge circuit for strain measurement. इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है आपकी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस सर्किट को क्या किया जाता है कि स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। द सर्किट इज आल्सो एडवांटेजियस बिकॉज ऑफ इट्स लीनियरिटी, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज इज एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। But in the case of half bridge or quarter bridge circuit, the output voltage is only approximately proportional to the applied force. ठीक है, तो जो अपना फुल ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट होता है वो क्या होता है, लीनियरिटी को फॉलो करता है। वहाँ पर जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स के, मतलब एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आउटपुट मिलेगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है उसको अपन कैलिब्रेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस या फोर्स के रूप में। ठीक है, लेकिन यदि अगर आप हाफ ब्रिज या क्वार्टर ब्रिज सर्किट की अगर आप देखें तो वहाँ पर जो आपको आउटपुट वोल्टेज जो होता है वह अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, जो भी आप स्ट्रेस या फोर्स वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसके। ठीक है, तो ये है आपका फुल ब्रिज स्ट्रेन गेज सर्किट है। इस सर्किट की सहायता से आप बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो जो दो पेयर हैं आपके रजिस्टर स्ट्रेन गेज के, वो इन पे जो स्ट्रेस और जो कुछ लगेगा वो आपका अपोजिट इन नेचर होगा। जैसे अगर आप देखें तो ब्लू वाला क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेन है, और जो आपका रेड वाला जो यहाँ पर स्ट्रेस है या स्ट्रेन है वो है आपका कंप्रेसिव। इसी प्रकार इधर देखें तो वो सेम ब्लू वाला आपका कौन सा है, अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस कि ये कंप्रेसिव है, और जो रेड वाला है यहाँ पर वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है इसलिए किया गया है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है ब्रिज की वो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये लीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है या जो लीनियरिटी का जो गुण है उसको ये फॉलो करता है, जिससे कि आपका जो आउटपुट रिजल्ट है जब ब्रिज आपका अनबैलेंस होगा तब आपका ये जो वोल्टमीटर है ये आपको क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज देगा। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बिल्कुल आपके जो भी फोर्स आप
वहाँ पर लगा रहे हो स्ट्रेन या स्ट्रेस लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो इस स्ट्रेन गेज के ऊपर, उसको डायरेक्टली क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो स्ट्रेन गेज है उसकी सहायता से स्ट्रेन स्ट्रेस को यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।